नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर फिर से घिरी नीतीश सरकार। 100 करोड़ रुपए के गबन का एक और मसला आया सामने। सृजन स्कैम से जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 100 करोड़ रुपए के गबन का एक और मामला सामने आ गया है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी को मांझी ने दिया भावुक जवाब, तो बिहार की सियासत में मच गई हलचल। जाने क्या चल रही है चर्चा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन का दिखा असर। अब नेपाल के किसान भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश की सरकार का टिकना मुश्किल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फिर गिरी नीतीश सरकार। 100 करोड़ रुपए के गबन का एक और मामला आया सामने। सृजन स्कैम से जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों, बिहार बहुचर्चित सृजन घोटाले से जुड़ा लगभग 100 करोड़ का एक और घोटाला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में राज्य की नीतीश सरकार ने संज्ञान लिया और गृह विभाग के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही भागलपुर में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। इसके बाद गृह विभाग इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप देगी। बता दें कि पहले के घोटाले की भी जांच सीबीआई के ही जिम्मे है और इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई और कईयों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ने डीएम को पत्र भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें निर्देश दिया गया है कि पहले एससी/एसटी डिपार्टमेंट या डीएम के स्तर से शिकायतकर्ता नामित किया जाएगा। इसके बाद भागलपुर जिला पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज होते ही उसकी प्रति प्राप्त कर सीबीआई को जांच के लिए गृह विभाग प्रस्ताव भेज देगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सृजन मामले में महालेखाकार लेखा परीक्षा दल ने वर्ष 2007 से 2017 के बीच की अवधि का विशेष ऑडिट किया था। इसमें 99 करोड़ 88,69,830 रुपए के अतिरिक्त गबन का पता चला। इस पर डीएम ने इस संबंध में इसी वर्ष 6 मार्च को मुख्यालय को पत्र भेजा। इसी पत्र के आधार पर एससी/एसटी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, ताकि इस मामले की भी सीबीआई जांच करवाई जा सके। बता दें कि सरकारी खातों से करोड़ों के घोटाले के सृजन मामलों की प्राथमिकी दर्ज होने की शुरुआत 7 अगस्त 2017 को हुई थी। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश 18 अगस्त 2017 को की थी। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच से संबंधित अधिसूचना उसी महीने की 21 तारीख को जारी की। 26 अगस्त 2017 को सीबीआई की टीम भागलपुर पहुंची। इसके साथ ही सीबीआई के जिम्मे प्रखंड कार्यालयों के खातों से हुए घोटाले के केस सौंपे गए। 3 साल बाद अब लगभग 99 करोड़ के गबन के नए मामले का पर्दाफाश हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी को मांझी ने दिया भावुक जवाब, तो बिहार की सियासत में हुई हलचल। जाने क्या चल रही है चर्चा। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी 2 दिन पहले उन्होंने खुद ट्वीट कर दी थी। 76 साल के मांझी के कोविड से इन्फेक्टेड होने के बाद उनके लिए कई लोग दुआएं कर रहे हैं कि वे जल्द स्वस्थ होकर फिर अपने सामान्य जीवन में लौट आएं। इसी क्रम में अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उनके ठीक होने की कामना की है। इस पर मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में तेजस्वी को पुत्र समान बिहार का युवा नेता बना दिया। जाहिर तौर पर इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। क्या चाहते हैं मांझी? सियासी गलियारों की चर्चाओं के अनुसार मांझी संकेतों की भाषा में बात कर रहे हैं, जो बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की सियासत में कद और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की नीति के तहत है। दरअसल इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने किसानों के हक के लिए आंदोलन करने की बात भी कही थी। फिर पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने की बात कर भी अपनी इसी महत्वाकांक्षा को जाहिर किया था। इसके पहले बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन का हिस्सा रहे मांझी ने नीतीश की तारीफ कर नए सियासी समीकरण के संकेत दिए थे। इसके बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने महागठबंधन छोड़कर जेडीयू से तालमेल कर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। गौरतलब है कि हम नेता जीतन राम मांझी अब तक 3 बार पाला बदल चुके हैं। जेडीयू से एनडीए और फिर महागठबंधन में गए, फिर एक बार एनडीए में शामिल हैं। राजनीतिक मामलों को जानकार वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। कट्टर दुश्मन दिखने वाले 2 दल किसी खास मकसद से एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण राजस्थान के डूंगरपुर जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के चुनाव में तब दिखा था, जब कांग्रेस के समर्थन से बीटीपी को हरा भाजपा ने अपना जिला प्रमुख बनाया था। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार काफी कम बहुमत के साथ सत्ता में है। ऐसे में आधा दर्जन विधायकों के इधर उधर होने भर से ही सत्ता का गणित बिगड़ सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसान आंदोलन का असर, अब नेपाल के किसान भी सरकार के खिलाफ उतरे सड़कों पर। जी हां दोस्तों, भारत के किसानों की तर्ज पर नेपाल के गन्ना किसान भी राजधानी काठमांडू आकर जम गए हैं। अपने गन्ने के वाजिब मूल्य की मांग करते हुए इन किसानों ने रविवार से यहां डेरा डाला हुआ है। उन्होंने यह कहते हुए सरकार से कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया है कि उनके गन्ने का मूल्य वाजिब मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और वे सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे। मंगलवार को गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने कुछ दूसरे मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे गन्ना मिल मालिकों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करें। इस बारे में पत्रकारों के पूछने पर थापा ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि किसी तरह की कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कानून के अनुरूप की जाएगी, इसे करना स्थानीय प्रशासन का काम है। वकीलों का कहना है कि मिल मालिकों पर धोखाधड़ी का मामला चलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर्यवेक्षकों को ये उम्मीद नहीं है कि सरकार इस हद तक जाएगी। इस साल जनवरी में भी गन्ने का वाजिब मूल्य पाने के लिए किसान आंदोलन पर उतरे थे। तब गृह मंत्रालय ने किसानों का हिसाब न चुकाने वाले गन्ना मिल मालिकों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लेकिन असल में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। किसान संगठनों ने मंगलवार की बैठक के बाद आए सरकारी बयान को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अपना शांतिपूर्ण विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनके बकाये का भुगतान नहीं हो जाता। इसके पहले सोमवार और फिर मंगलवार को किसानों ने उनकी मिल मालिकों के साथ बैठक कराने की सरकार की पेशकश ठुकरा दी थी। किसान खासकर उद्योग और वाणिज्य मंत्री लेखराज भट्ट के इस बयान से नाराज हो गए हैं कि मिल मालिक आंदोलनकारी किसानों को वास्तविक किसान नहीं मानते। भट्ट ने कहा था कि मिल मालिकों की राय में ये आंदोलन बिचौलिए चला रहे हैं। मंगलवार को अन्नपूर्णा शुगर मिल नामक एक चीनी कारखाने ने भी एक बयान में कहा कि इस आंदोलन में बिचौलियों की भागीदारी है। किसान नेताओं ने ऐसे बयानों को आंदोलन के चरित्र हनन की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में किसानों से सहानुभूति रखने वाले लोग भी शामिल हैं, लेकिन ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। विश्लेषकों ने कहा है कि ऐसे आरोप लगाए जाने से दोनों पक्षों के बीच भरोसे का संकट खड़ा हो गया है। इससे हालत और पेचीदा हो गई है। खुद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरलाही स्थित अन्नपूर्णा शुगर मिल पर किसानों का 17 करोड़ रुपए का बकाया है। नवल पारसी स्थित इंदिरा शुगर मिल पर 4 करोड़ 70 लाख, लुम्बिनी शुगर मिल पर 8 करोड़ और श्रीराम शुगर मिल पर 35 करोड़ रुपए बकाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने कहा, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराकर बीजेपी ने देश में फैलाया कोरोना, अब वैक्सीन फ्री देने की कर रहे बात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना कैसे फैला इसका राज आरजेडी ने आज खोज निकाला है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बीजेपी ने गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराकर देश में कोरोना फैलाया है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर राजनीति। तिवारी ने कहा कि देश में कोरोना फैलाकर अब बीजेपी के नेता कोरोना वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन अब तक नहीं आया, उसका पैसा फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अभी से ही उसे फ्री में देने की बात कर रही है। कोरोना वैक्सीन और 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के नाम पर बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है। तिवारी ने कहा कि जिस विभागों में पद खाली हैं उसको भरा नहीं जा रहा है, सिर्फ युवाओं को 10 लाख रुपए रोजगार देने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन बाद में अमित शाह ने कह दिया कि यह तो जुमलेबाजी है। तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार देने के वादे पर बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। तिवारी ने कहा कि बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर नेता कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार सिर्फ नाम की है, एक इंजन ट्रक का है तो दूसरा इंजन स्कूटर का है। ऐसे में कोई इंजन काम नहीं कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया बोले, यूपी के सरकारी स्कूल बनाम दिल्ली के सरकारी स्कूल की चुनौती स्वीकार है। 22 को आ रहा हूं, बताइए कहां डिबेट करनी है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि वह अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे और वहां दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा स्कूलों की स्थिति सुधारने के विषय पर बहस करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को राज्य के स्कूलों का दौरा करने का आमंत्रण दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद राज्य सरकार शिक्षा और बिजली जैसे मुद्दे उठा रही है। सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शिक्षा के मॉडल पर खुली चर्चा करने की चुनौती को स्वीकार करते हैं। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह अगले सप्ताह चर्चा में भाग लेने लखनऊ आएंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद यूपी के मंत्रियों ने हमें शिक्षा पर
पर चर्चा के लिए बुलाया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और अगले मंगलवार को लखनऊ जाकर दिल्ली और यूपी के शिक्षा मॉडल पर चर्चा करूंगा। सिसोदिया ने कहा, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आपके द्वारा किए गए काम को देखने के आमंत्रण को भी मैं स्वीकार करता हूं। आप ऐसे 10 स्कूलों की सूची बना सकते हैं जहां 4 साल में भाजपा सरकार ने सुधार किया है, जहां परीक्षाओं के नतीजों में सुधार हुआ है, बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया है। मैं ऐसे स्कूलों में आपका काम देखना चाहता हूं। केजरीवाल ने एक ट्वीट में दावा किया कि दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा कोविड-19 से मुकाबले के लिए किए गए काम की तारीफ उत्तर प्रदेश की हर गली में हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर साझा की जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए कामों की आलोचना की और कहा कि यूपी सरकार ने महामारी से निपटने में बेहतर काम किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, योगी जी को सोते जागते उठते बैठते दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ही दिखाई देती है। योगी जी, हमारे कोरोना पर शानदार काम की चर्चा यूपी के गली मोहल्लों में हो रही है। आपकी तरह हम फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं करते। बाकी मनीष जी 22 दिसंबर को आपके मंत्री के आमंत्रण पर डिबेट करने लखनऊ आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता की दिक्कतों व जरूरतों को लेकर असंवेदनशील है केंद्र सरकार, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह जनता की दिक्कतों और जरूरतों को लेकर असंवेदनशील है। गहलोत ने कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाएंगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 15 दिन के अंदर सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की वृद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकारी लोगों की दिक्कतों और जरूरतों को लेकर किस हद तक असंवेदनशील है। उन्होंने लिखा है कि इस आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के समय में भी राजग सरकार लोगों को राहत देने के बजाय उनकी परेशानियों और अधिक बढ़ा रही है। एक अन्य ट्वीट में गहलोत ने कहा कि औद्योगिक जगत, सीआईआई और एसोचैम ने किसान आंदोलन के चलते अर्थव्यवस्था को हो रहे भारी नुकसान को लेकर चिंता जताई है। पहले से ही बेपटरी हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। किसान स्वयं इसी सर्दी के समय में सड़कों पर कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की तरफ से उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेने और इस गतिरोध को दूर करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं होता दिख रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तारीफ की, जाने क्या है इसके सियासी मायने। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उन्हें पुत्र समान और बिहार का युवा नेता बताया है। कोरोना संक्रमित होने पर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हुए उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। मांझी ने लिखा है कि धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा नेता। मांझी के ट्वीट के बाद एक बार फिर सियासी बाजार में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सुप्रीमो मांझी बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की सियासत में कद और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने किसानों के हक के लिए आंदोलन करने की बात भी कही थी। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन का हिस्सा रहे मांझी ने नीतीश की तारीफ कर नए सियासी समीकरण के संकेत दिए थे। इसके बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने महागठबंधन छोड़कर जेडीयू से तालमेल कर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। आपको बता दें, हम नेता जीतन राम मांझी अब तक 3 बार पाला बदल चुके हैं। बिहार चुनाव 2020 में हमको कुल 4 सीटें हासिल हुई। अब तेजस्वी को बिहार का युवा नेता बताकर मांझी क्या संकेत दे रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा विपक्ष को छोड़िए, अब तो बीजेपी के एमपी भी और एमएलए ही उठा रहे सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। नीतीश सरकार के 1 महीना पूरे होने पर तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए इसे लुटेरी सरकार बताया है। तेजस्वी ने कहा कि डकैती, झूठ, लूट, छल, प्रपंच और फरेब से बनी सरकार में अपराधियों और गुंडों का बहार बताया है। तेजस्वी यादव ने फर्स्ट बिहार की खबर के साथ ही साथ कई खबरों को शेयर करते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि डकैती, झूठ, लूट, छल, प्रपंच और फरेब से बनी बिहार सरकार को आज 1 महीना हो गया है। सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री और सबसे अधिक मंत्री, विधायक वाली बीजेपी के एमपी, एमएलए और मंत्री ही प्रतिदिन अपनी लुटेरी सरकार, सीएम और पार्टी पर सवाल उठाते हैं। हमारी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई और रोजी रोटी और स्थायी नौकरी जैसे जन सरोकारी मुद्दों आधारित सकारात्मक राजनीति को कुर्सीवादी लोग कभी नहीं हरा पाएंगे। चोरी की इस नई नवेली सरकार को 1 महीना और दे रहे हैं ताकि वो प्रदेश में फैली रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी को खत्म करने, नौजवानों
किसानों और किसानों की मांगों को पूर्ण करने, प्रशासन के कण कण में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रदेश के कोने कोने में व्याप्त बेतहाशा अपराध को काबू करने की दिशा में ठोस कदम उठा सके। मुख्यमंत्री जी विपक्ष के तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण वाजिब सवालों का कभी भी उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनके जवाब ही नहीं होता। अगर विपक्ष का जवाब देने में आपकी किसी प्रकार की बची कुची प्रतिष्ठा का शरण होता है तो आप अपनी सरकार के सबसे बड़े सहयोगी, उनके मंत्री और जनप्रतिनिधियों की शंकाओं का लोकहित में ही जवाब दे दीजिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने कहा 20 लाख रोजगार देने का वादा जुमला होगा साबित, जल जीवन हरियाली योजना में मची है लूट। जी हां दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में 20 लाख रोजगार देने के एजेंडे पर मुहर लगने के बाद भी आरजेडी को इस पर भरोसा नहीं है। आरजेडी ने कहा कि भले ही तेजस्वी यादव के दबाव में सरकार इस पर काम करना शुरू किया है, लेकिन यह काम पूरा होगा इस पर भरोसा नहीं है। बिहार के युवाओं को यह सरकार रोजगार देने के नाम पर बरगला रही है, जुमला होगा साबित। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि 20 लाख रोजगार देने का जो वादा है वह जुमला ही साबित होगा। अगर रोजगार मिल जाएगा तो हम लोग सरकार को धन्यवाद देंगे। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों को झांसा नहीं चाहिए। नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली मिशन योजना को हम लोगों देकर रहे हैं, सिर्फ लूट मची है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किया वादा सरकार बनने के बाद पूरा करने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। नीतीश कैबिनेट की हुई दूसरी बैठक में बीजेपी की तरफ से किए गए फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। बिहार में अब कोरोना का व्यक्ति इन लोगों को मुफ्त में लगाया जाएगा। साथ ही साथ 20 लाख रोजगार सृजन के लिए भी कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी है। इसके लिए युवाओं को व्यवसाय करने पर सरकार 5 लाख तक का अनुदान देगी। अनुदान में से 50% की राशि सब्सिडी के तौर पर मिलेगी। रोजगार सृजन के लिए बिहार में स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ आईआईटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है। तकनीकी शिक्षा में हिंदी भाषा को जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र राज्य को नोटिस, कल तक मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान संगठनों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। किसान और केंद्र के बीच शुरू हुई ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर गतिरोध सुलझाने के लिए समिति बनाने को कहा है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे। इसके अलावा आंदोलनकारियों को हटाने की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकारों और किसान संगठनों को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक जवाब मांगा। आपको बता दें, इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। इस मामले में लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा ने अर्जी लगाई थी। अर्जी में कहा गया था कि किसान आंदोलन के चलते सड़कें जाम होने से जनता परेशान हो रही है। प्रदर्शन वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। सुनवाई के दौरान पिटिशनर के वकील ने शाहीन बाग के मामले की दलील दी तो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगे हैं। कल फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं बॉर्डर खोल दिए जाएं, जिस पर वकील ने कहा कि अदालत ने शाहीन बाग केस के वक्त कहा था कि सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। बार बार शाहीन बाग का हवाला देने पर चीफ जस्टिस ने वकील को टोका। उन्होंने कहा कि वहां पर कितने लोगों ने रास्ता रोका था। कानून व्यवस्था के मामले में मिसाल नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या किसान संगठनों को केस में पार्टी बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, साल 1971 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग को आने वाले कुछ दिनों में 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर कार्यक्रम भी किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर युद्ध में जीत की बधाई दी और सेना को सलाम किया। इस दौरान राहुल गांधी ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कस दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, सन 71 में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के उत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं और सेना के शौर्य को नमन। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। गौरतलब है कि साल 1971 के युद्ध में ही भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बनकर उदय हुआ था। उस दौरान इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए इशारों में राहुल गांधी ने चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद को उठाया और आक्रामक अंदाज में निशाना साधते आए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन भारत की सीमा में घुस चुका है और काफी जमीन पर चीन का कब्जा हो गया है। राहुल ने कहा, पीएम मोदी चीन से डरते हैं और वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी चीन और नेपाल के साथ हुए विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कई बार निशाना साध चुके हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान कानूनों के विरोध के लिए सामने आए पूर्व सैनिक गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, कहा किसानों के साथ अब संत और सैनिक। जी हां दोस्तों, किसान कानूनों के विरोध के लिए यूपी की अलग अलग जगहों से आए पूर्व सैनिक गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। पूर्व सैनिक संगठन से सूबेदार रहे जेपी मिश्रा ने बताया, उड़ीसा से भी और लोग आज आ रहे हैं। 10:30 बजे तक लगभग 200 लोग आ जाएंगे। किसानों के साथ अब संत और सैनिक समाज दोनों खड़े हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर आरजेडी बोली, तेजस्वी को सौंपे बिहार और देश की राजनीति करे सीएम नीतीश। जी हां दोस्तों, बीते 16 नवंबर को नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार का गठन होने के बाद से ही लगातार मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर जारी कयास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी की ओर से अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी को जब लगेगा मंत्रिपरिषद विस्तार के लिए तभी इस पर बात होगी, अभी कोई बात नहीं हुई है। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद से ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है, जहां राजद कांग्रेस ने सीएम के बयान को लेकर जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने इसे सीएम नीतीश का विशेष अधिकार बताया है। मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने में लगी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।